friends, this is Ravish Kishore. You are watching Ravish Kishore English Classes. बैंक एसएससी के लिए मैं एक नया एडिटोरियल लेकर आज आया हूँ। आप इस एडिटोरियल को एप्लीकेशन के साथ सीखेंगे। एडिटोरियल को अच्छे तरीके से समझे, इस पर डिस्कशन करेंगे। आशा करते हैं कि आप इसे लाइक करेंगे। कैसे किसी चीज़ का यूज करते हैं, कैसे किसी कंसेप्ट को डील करते हैं, इन सब की चर्चा करेंगे। आज 7 सितंबर 2020 का है। द हिंदू का एडिटोरियल है कि टॉपिक का नाम है इंडियाज एफर्ट टू अट्रैक्ट कैपिटल विल नॉट रिजल्ट इन अ फ्लड ऑफ एफडीआई टिल इन्वेस्टर्स सी पॉलिसी स्टेबिलिटी। टिल यहाँ एक कंजक्शन के रूप में कार्य कर रहा है। इन्वेस्टर्स हमारा यहाँ सब्जेक्ट है और यहाँ ये वर्ब, इसलिए ये यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस है। इंडियाज एफर्ट टू अट्रैक्ट कैपिटल सब्जेक्ट के साथ लगा हुआ है, सब्जेक्ट के साथ लगा हुआ है, इसे कॉम्प्लीमेंट मानते हैं। पूंजी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भारत की एफर्ट विल नॉट रिजल्ट इन अ फ्लड ऑफ एफडीआई। एफडीआई की एक बार यानी बहुत सारे एफडीआई परिणाम नहीं देगा जब तक कि इन्वेस्टर्स सी पॉलिसी स्टेबिलिटी, जब तक कि इन्वेस्टर्स जो है, निवेशक जो हैं, पॉलिसी की स्टेबिलिटी को नहीं देखते हैं। ये इसका हेडलाइन से पता चल गया है कि एफडीआई को अटैक करने की भारत की नीति, ये पर हमारा पैसेज है। प्राइम मिनिस्टर मोदी पहला नाउन है, इसे सब्जेक्ट मानना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है। लास्ट वीक के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं है। जब भी कोई प्लेस या टाइम के पहले प्रीपोजिशन नहीं लगा रहे तो इसे एडवर्ब मानना चाहिए। अगला शब्द आ रहा है एलोबरेटली में एल लगा है, के बाद वर्ब है। वर्ब के पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है। आगे कह रहा है दैट के बाद एक नाउन आ रहा है। इसका मतलब यह एक सेंटेंस ले रहा है, इसलिए इसे कंजक्शन मानते हैं। किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का सिंपल तरीका है कि सेंटेंस में चलते जाना चाहिए जब तक कि वर्ब नहीं मिले। हमारा वर्ब है, इस वर्ब से लेकर के सेंटेंस के लास्ट पार्ट है यहीं तक। दैट से कंजक्शन है जो अगले सेंटेंस को जोड़ रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस यहाँ समाप्त हो गया है। तो वर्ब से दैट से अगला सेंटेंस है। वर्ब से लेकर के जहाँ तक सेंटेंस जाता है, यानी दूसरी सेंटेंस नहीं, जहाँ तक सेंटेंस जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। तो इसकी ट्रांसलेट करने की सिंपल तरीका है, सब्जेक्ट के साथ अगर आगे या पीछे कोई भी 2 + V1, V4, V3 या प्रीपोजिशन की मदद से नाउन, प्रोनाउन या V4 जोड़ा हो सकता है, ये दिया हो सकता है नहीं दिया गया हो। इस पूरे पार्ट को पूरक मानना चाहिए। सबसे पहले इस पूरक को ट्रांसलेट करना चाहिए, तब सब्जेक्ट को रखना चाहिए। जैसे कि हमारे साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, डायरेक्ट सेंटेंस है, इसलिए इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। तो इसकी ट्रांसलेशन होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पिछले सप्ताह एलोबरेटली, मतलब विस्तृत रूप से, बड़े प्रकार से पिच्ड किया। पिच मैंने पीला किया है। ये पीला करने का सेंस है कि मेरा यह साइनो एंटो हमने इसको दिया है ज्ञान के पर्पज से। पिच्ड का मतलब होता है खड़ा करना, इरेक्ट करना, किसी चीज़ को बताना। इरेक्ट या इंस्टीट्यूट इसके सिनोनिम्स है। इसी तरह से हब या यहाँ पर वर्ड है, इसका मतलब आधार, केंद्र, स्थिति या नियोग। तो यहाँ पर इसका सिनोनिम्स की बात करें तो नेवल और ओम्फालोस। ये ओम्फालोस लैटिन वर्ड है, एक एसएससी अक्सर पूछता है। इसका मतलब होता है सेंटर, केंद्र। तो ये दोनों वर्ड हमारे नज़र में इस सेंटेंस में थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, जिसके सिनोनिम्स हमेशा या एंटोनिम्स के रूप में पूछा जाता है, इसलिए रख लें। तो हम अगर इसको ट्रांसलेट करें, प्राइम मिनिस्टर मोदी हमारा सब्जेक्ट है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पिछले सप्ताह एलोबरेटली, विस्तृत रूप से पिच्ड किया, बताया, समझाया
या किसी बात को कहा कि इंडिया ये हमारा पहला नाउन है, तो इसका हिंदी यहाँ तक कर लिए। अब यहाँ ये कंजक्शन है, तो इस दैट का हिंदी होता है की के बाद इंडिया आ रहा है, इंडिया के बाद एज आ रहा है। अब यह एज हमारा प्रीपोजिशन और कंजक्शन दोनों है। इस सिचुएशन में ऐसे शब्द जो प्रीपोजिशन और कंजक्शन दोनों हो को आगे बढ़ कर के देखना चाहिए। अगर आगे सब्जेक्ट वर्ब दिया है तो इसे हम कंजक्शन कहेंगे, अगर आगे सब्जेक्ट वर्ब नहीं दिया है तो इसे प्रीपोजिशन कहेंगे। यहाँ पर कह रहा है एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के बाद कुड शब्द है, इसके पहले इंडिया आ चुका है, इसके साथ भी हमें एक वर्ब चाहिए। कुड शब्द अभी तक आया है, आगे और बढ़ के देखें तो आगे हमारे पास कोई भी परिचर्चा नहीं किया गया है। इस सिचुएशन में इस एज को प्रीपोजिशन मानना चाहिए, यह कंजक्शन का कार्य नहीं करेगा। तो इंडिया एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन ये हमारा प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन के बाद ये नाउन है और इन्वेस्टमेंट भी हमारा नाउन है, दोनों मिलकर के कंपाउंड नाउन बनेंगे। आगे कह रहा है कुड सर्व, तो कुड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, सर्व हमारा वर्ब है, फिर आगे आ रहा एज। हमने देख लिया है कि आगे कोई वर्ब नहीं है, इसलिए इसे भी प्रीपोजिशन मान रहे हैं। के बाद नाउन आता है, नाउन आया है, के पहले यह एडजेक्टिव है, आईएनजी के फॉर्म में है, इसे पार्टिसिपियल एडजेक्टिव कहते हैं, पार्टिसिपल से बना होता है। आगे कह रहा है एट, एट हमारा फिर प्रीपोजिशन है। अब एट कब यूज करते हैं, तो जब भी आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन या वैसे नाउन जिसमें एक स्पर्श का भाव नहीं हो तो हम वहाँ पर एट का यूज करते हैं। यहाँ कह रहा है एट द हार्ट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन, यह ग्लोबल सप्लाई चेन के हार्ट पर का सेंस है, हार्ट में, यानी यहाँ सेंस है कि यह हार्ट कोई प्लेस है जिस प्लेस में एब्स्ट्रैक्ट का भाव है, भाववाचक प्लेस है, कोई दिखने वाला प्लेस नहीं है। तो जब भी ऐसा कोई शब्द आए तो उसके पहले हम एट का यूज करते हैं। अब इसकी ट्रांसलेशन की बात करें, पिछला सेंटेंस हमने हिंदी कर लिया है। इंडिया हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ प्रीपोजिशन है, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो कभी भी सब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट लगा हो सबसे पहले इसकी हिंदी करते हैं। इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, देखो प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले सप्ताह विस्तृत रूप से बताया कि एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन एक निवेश गंतव्य या निवेश का कोई अच्छा प्लेटफॉर्म, गंतव्य का सेंस ये है। एज के रूप में भारत सब्जेक्ट हो गया। अब ये पूरा पार्ट को हम हिंदी करने के बाद यहाँ पर हमें वर्ब दिख रहा है, तो जहाँ से वर्ब दिखता है उससे लेकर के सेंटेंस के लास्ट तक को हम प्रेडिकेट कहते हैं, और इस प्रेडिकेट को हमें उल्टा से हिंदी करना चाहिए। मेरी सलाह होगी कि जिनकी भी इंग्लिश कमज़ोर वो किसी स्टोरी बुक को लेकर के सबसे पहले छोटे छोटे सेंटेंस पर प्रैक्टिकल करें, उसके बाद एडिटोरियल पर प्रैक्टिकल करें। बहुत आसान होता है, अगर हम इस पर मेहनत करें तो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंटली हम इंग्लिश को समझ सकते हैं, जिससे कि पैसेज और क्लोज टेस्ट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। पैसेज तो हम समझ के बना लेते हैं, लेकिन मैं ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो लिख रहा हूँ इसी प्लेस का मिसप्लेसमेंट को हम क्लोज टेस्ट कहते हैं, इसलिए इस पर ध्यान रखेंगे। तो इसकी हिंदी हमने कर ली। यहाँ कुड दिख रहा है तो चुपचाप से लास्ट जाओ। ग्लोबल सप्लाई चेन, ठीक है, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, ऑफ का मतलब के, हार्ट क्षेत्र में, क्लियर है। अ मैन्युफैक्चरिंग हब, एक विनिर्माण केंद्र, एक विनिर्माण केंद्र। एज के रूप में, क्लियर है। कुड सर्व कार्य कर सकता है, कौन, भारत। तो अगर हम इसको समझना चाहें तो ये सबसे आसान होता है। सब्जेक्ट को सबसे पहले देख लेना चाहिए कि सब्जेक्ट के पास कोई कॉम्प्लीमेंट है क्या,
कम्प्लीमेंट है, उस कम्प्लीमेंट को सबसे पहले हम इसको चेंज करते हैं, तब उसके बाद सब्जेक्ट को रखते हैं। जहां से वर्ब दिखे लास्ट पार्ट तक को। नेक्स्ट सेंटेंस, द पिच, यानी जो पिछली चर्चा थी उन्होंने जो बताया था वो पिच, यहाँ द लगाने का मतलब क्या है? तो ये सेंटेंस अरेंजमेंट का रूल्स कि जब भी किसी सेंटेंस का कोई भी शब्द अगला सेंटेंस में नाउन के रूप में जाता है, तब इसके पहले निश्चित तौर पर एक डिटरमाइनर्स का यूज करना चाहिए। इस सेंटेंस का कोई भी शब्द नाउन हो, वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, ये खास करके 3 शब्द अगर अगले सेंटेंस में नाउन के फॉर्मेट में जाता है तो वह शब्द हमेशा एक डिटरमाइनर्स के साथ आता है। ये सेंटेंस अरेंजमेंट और पैराजम्बल यानी PQRS का रूल है। अगर हम इसको समझें तो हमारा पैराजम्बल या सेंटेंस अरेंजमेंट में हम अच्छा समझ बना सकते हैं। द पिच, पिच की चर्चा पिछले सेंटेंस में हुआ है, इसलिए द को आर्टिकल नहीं डिटरमाइनर कहना चाहिए। आगे कह रहा है मेड, एक सबसे बारीक चीज को ध्यान रखना चाहिए, कभी भी यहाँ पर ईडी का वर्ब हो, क्योंकि मेड का V2 और V3 एक ही होता है, इसलिए जैसे ही देखे तुरंत वर्ब कह देना आपकी एक बेवकूफ़ी हो। कभी भी यहाँ पर V2 V3 दिखे, V2 मान लो कि जैसे ले गो, तो गो का वेंट पता है कि ये V2 है, गॉन इसका तीसरा फॉर्म चेंज है, लेकिन मेक का फॉर्म देखे तो मेक, मेड, मेड ये दोनों फॉर्म सेम होता है। तो कभी भी इस तरह का कोई फॉर्म हो और ठीक सब्जेक्ट के बाद रखा हो तो थोड़ा पेशेंस रख करके आगे चेक कर लेना चाहिए कि क्या आगे कोई वर्ब है, क्योंकि ये तो पता चल जाता कि वेंट है तो पक्का V2 है, इसको हम फिर सब्जेक्ट मान लेंगे, इसको V2 मान लेंगे। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस अगर शुरू हो रहा है तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर अगर इस तरह का कोई वर्ब दिया है तो पहले आगे चेक कर लेना चाहिए कि आगे और कोई वर्ब है या नहीं। तो आगे देखें तो यहाँ दिख रहा हमें कम्स। अब कम्स के पीछे चले तो कम्स के पीछे है US इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम। US का U कैपिटल है, इंडिया का I, स्ट्रेटजिक का S, पार्टनरशिप का P, फोरम का F। ये सब हमारा कैपिटल लेटर है। जो भी शब्द कैपिटल लेटर से लिखा जाता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसकी ट्रांसलेशन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो सकता है, इसलिए कभी भी इसे जैसे लिखा है उसी तरह से लिख देना चाहिए। बात करें कम्स के पीछे ये नाउन है तो इस नाउन के पहले एट लगा है। हमने सीखा है कि 2 + V1, V4, V3 या प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन या V4 आता है। इस नाउन प्रोनाउन V4 को हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में मानना चाहिए। ये कभी भी सब्जेक्ट का कार्य नहीं करता है। यहाँ प्रीपोजिशन आ चुका है, इसलिए यह शब्द कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। इस कम्स के लिए हमें एक सब्जेक्ट चाहिए जिसका सब्जेक्ट हमारा द पिच होगा। अब इस मेड को कभी भी V2 न मान करके इसे V3 मानना चाहिए, और V3 का मतलब होता है पूरक। अब सुनो, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे ग्रामेरियन पार्टिसिपल को केवल एडजेक्टिव कहते। मैं इसे एडजेक्टिव के साथ साथ कनेक्टिंग वर्ड भी कहते हैं, यानी प्रीपोजिशन भी कहते हैं। कंसेप्ट क्या है देख लो, यहाँ V4, V3 और प्रीपोजिशन तीनों रखा है जी। के बाद नाउन प्रोनाउन V4 आता है, दोनों केस में प्रीपोजिशन हो या इनकी मदद से हो रखा गया नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है। इसलिए कभी भी इसे केवल एडजेक्टिव कह करके हम इसे सही नहीं कह सकते हैं। एडजेक्टिव कब कहलाता है? तो जब भी किसी नाउन के पहले ये आए V3 या V4 आए तो तब इस स्थिति में इसे एडजेक्टिव कहना चाहिए। यहाँ मेड के बाद नाउन नहीं आ रहा है तो ये केवल पार्टिसिपल कह देंगे तो काम नहीं चलेगा। इस सिचुएशन में इसे हमेशा एक कनेक्टिंग वर्ड ट्रीटेड एज प्रीपोजिशन करना चाहिए। कभी भी इस स्थिति में यह प्रीपोजिशन का कार्य करता है, ये ध्यान रखें। अब इस वर्ब का सब्जेक्ट हमारा द पिच है,
तो इस पिच के बाद यहाँ से यहाँ तक के रखे गए शब्द को आप पार्टिसिपल से या फिर प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ शब्द मानते हैं। कुछ लोग इसे एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। यहाँ प्रीपोजिशन देखें तो प्रीपोजिशन क्लॉज कहेंगे। मैं थोड़ा अलग तरीके से चलता हूँ जी। हम इतना ग्रामर का टर्म याद नहीं रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रामर के टर्म्स हमेशा हमें फंसाने के लिए तैयार रहते हैं। इस सिचुएशन में चुपचाप से एक शब्द कह कि यह कॉम्प्लीमेंट, पूरक। कैसे? देखो तुम्हारे सामने प्रूफ कर देते हैं। तो अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो सबसे पहले इसकी हिंदी कर दी, तो द पिच के साथ कॉम्प्लीमेंट लगा है तो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में बनाए गए यह पिच, यह आधार, यह तर्क, यह मुद्दा, इस तरह का शब्द है, कम्स इन द बैकड्रॉप ऑफ गवर्नमेंट्स कीननेस टू यूज द डिसरप्शन। कम्स हमारा वर्ब है, इन हमारा प्रीपोजिशन है, द बैकड्रॉप प्रीपोजिशन के बाद आता है, ऑफ यहाँ फिर प्रीपोजिशन दिख रहा है, के बाद फिर एक आ रहा है नाउन, द गवर्नमेंट कीननेस, फिर आ रहा है यहाँ टू यूज द डिस्ट्रप्शन। तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, पूरक हो गया। इसको आप इन्फिनेटिव से कहेंगे। ग्रामेरियर्स इसे नाउन क्लॉज कहते हैं। यहाँ पर यह प्रीपोजिशन से जुड़ा है तो इसे लोग प्रीपोजिशनल क्लॉज कह देते हैं। लेकिन हम इन सब ग्रामेटिकल टर्म में फंसेंगे तो बहुत सारा चीज सोचना पड़ेगा। एक शब्द याद रखो कि इसे हम कॉम्प्लीमेंट कह करके निकले। कैसे? तो देखो ये वर्ब आया, यहाँ से हमारा प्रेडिकेट शुरू हो रहा है। प्रेडिकेट में कभी भी हिंदी उल्टा से करते हैं, तो देखें कि कैसे करें। सबसे पहले इस वर्ड को देख लो। स्ट्रेटजिक हमारा हमेशा पूछा जाने वाला शब्द है। यह एक एडजेक्टिव है। सामरिक, इंपॉर्टेंट, वाइटल, मुख्य, वाइटल इज रिवाइटल सुना होगा। क्रूशियल, बहुत महत्वपूर्ण। ऑन द मैप, किसी बात पर अडिग होना का सेंस। सिग्निफिकेंट, चीफ, ये सेंस का जो वर्ड है ये। सिनोनिम्स पूछा गया। बैकड्रॉप मतलब होता है पृष्ठभूमि। क्या? तो बैकड्रॉप हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। सॉइल सरफेस हमारा नाउन होता है, ये मटेरियल है और ये एब्स्ट्रैक्ट है। आगे कह रहा है कीननेस, ये भी एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट है। इच्छा, इंसिसिवनेस, पिछला एलडीसी में पूछा ये। इंसिसिवनेस उसमें सिनोनिम्स दिया था। कॉस्टिसिटी, ये बैंक के लिए इंपॉर्टेंट है। टार्डनेस, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। शार्पनेस जानते हो। बात करें इसकी हिंदी की, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है, कारण कि ये सब कैपिटल लेटर्स हैं। में बनाई गई यह पिच, सब्जेक्ट आ गया। कह रहा आगे यहाँ वर्ब है। जैसे ही वर्ब दिखे लास्ट जाओ। डिस्ट्रप्शन, बाधाओं, अवरोधों को या का उपयोग करने के लिए सरकार की किन्नेस, गवर्नमेंट्स किन्नेस, सरकार की उत्सुकता की पृष्ठभूमि में आती है। क्या? तो चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई हम कलेक्ट करें, इसलिए एक पृष्ठभूमि तैयार किया जा रहा है। इस सेंस में इसका हिंदी है। नेक्स्ट सेंटेंस, द कोविड-19 पेंडेमिक, पेंडेमिक एडजेक्टिव, आर्टिकल लगाया, नाउन बन गया। किसी भी दूसरे शब्द को मीन्स वर्ब या एडजेक्टिव को अगर हम नाउन बनाना चाहते हैं तो इसके लिए तरीका है, या तो इसके पहले आर्टिकल लगा दो या इस शब्द के लास्ट में एस जोड़ दो। ईएस नहीं, केवल एस जोड़ दो। आर्टिकल या एस जोड़ करके हम वर्ब या एडजेक्टिव को नाउन बनाने के लिए आर्टिकल या एस जोड़ा जाता है, कभी भी ईएस नहीं जोड़ते, याद रखना, ये ग्रामर का रूल। तो बात करें यहाँ पेंडेमिक एडजेक्टिव है कि पहले आर्टिकल लगाया है, हम इसे नाउन मानेंगे और पहला नाउन है इसलिए यह सब्जेक्ट कहलाएगा। आगे कह रहा है हैज कॉज्ड, वर्ब है। यहाँ टू आ रहा है तो टू कभी भी होता है तो मूवमेंट का सेंस देता है। क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट का सेंस है, इसलिए इसके पहले टू लगता है। कोई भी मूवमेंट का वर्ब हो
के बाद टू लगता है। फॉरवर्ड टू, टेंड टू, वॉक टू, गो टू, इन सब के साथ टू इसलिए लगता है कि सबको एक डेस्टिनेशन चाहिए, गंतव्य चाहिए। इस सिचुएशन के लिए हमेशा टू का यूज किया जाता है। यहाँ टू आया है। आगे कह रहा है ऑफ गुड्स, ये नाउन है जी। कैसे? तो गुड एडजेक्टिव है, एस लगाया है, नाउन बन गया। आगे कह रहा है एज के बाद फिर हमें देखना होगा कि सब्जेक्ट वर्ब आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कह रहा है एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। कोई सेंटेंस नहीं आ रहा है तो एज डिक्शनरी में जाओगे तो प्रीपोजिशन कंजक्शन दोनों कहता है। अगर इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब आए तो कंजक्शन कहना चाहिए, नहीं आए तो इसे प्रीपोजिशन कहना चाहिए। यहाँ पर यह प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है। के बाद नाउन आता है, आया है। टू लर्न, टू प्लस V1 कॉम्प्लीमेंट फिर आ रहा है। अब इसके बाद भी एक नाउन आ सकता है, तो इन्वेस्टर्स हमारा नाउन है, के पहले ये पोटेंशियल एडजेक्टिव है। टू लर्न पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, यहाँ तक हमारा यह सेंटेंस पूरा हो रहा है। यहाँ पर दो शब्द हमने पीला किया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख ले। लर्न का मतलब होता है लुभाना, टेम्प्ट बैड सेंस में होता है, सीड्यूस खास करके सेक्सुअल हरासमेंट के केस में सुनते हैं, सिडक्शन, इससे सिडक्शन चार्जेस लगता है। इसी तरह से इनविजल, इनविजल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बैंक अक्सर पूछता है, ध्यान रखोगे। इनविजिबल, इनविजल मीन्स भी होता है लुभाना, आकर्षित करना अपनी ओर। चार्म, किसी म्यूजिक से या किसी आवाज़ से अगर हम प्रभावित होते हैं तो उस समय चार्म हो जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इंटाइस, मंत्रमुग्ध हो जाना, खाना से भी और म्यूजिक से भी अगर होते हैं तो यहाँ पर इंटाइस का यूज करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है रीलोकेट, रीलोकेट का मतलब होता है शरण लेना। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब होता है किसी का अधिकार का हस्तांतरण करना। ट्रांसलोकेट मतलब किसी लोकेशन पर इसको ट्रांसफर करना के भाव में इसका यूज करते हैं। बात करें इसकी हिंदी की, सब्जेक्ट पहले द कोविड-19 पेंडेमिक, कोविड-19 महामारी, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब यहाँ से हेल्पिंग वर्ब शुरू हो रहा, तो जहाँ से वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो वहाँ से सेंटेंस के लास्ट तक यानी यहाँ तक प्रेडिकेट कहलाता है। अब प्रेडिकेट का हिंदी हमेशा उल्टा से करना चाहिए। क्या? ने, लास्ट वर्ड क्या है? पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, तो संभावित निवेशकों को लुभाने, को लुभाने के अवसर, अवसर के रूप में गुड्स, माल की क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट यानी इस देश से उस देश, सीमा पार आवाजाही का कारण बना है। ये एक तरह से कैसे हम यहाँ से वहाँ भेजें, कैसे हम FDI लाएं और कैसे अपने देश में ही प्रोडक्शन करें और इसके बाद किसी देश में भेजें, इसकी एक पिच तैयार की जा रही है। अगला स्पेशली आ रहा है, पहला शब्द है ly लगा है, इसे कहते हैं सेंटेंस एडवर्ब या सेंटेंस क्वालिफायर, सेंटेंस क्वालिफायर या सेंटेंस एडवर्ब कहते हैं। अगला शब्द है दोज, दोज कौन? तो पीछे का नाम, इन्वेस्टर्स। तो ये सेंटेंस अरेंजमेंट के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि कैसे हम अगले सेंटेंस में इसको लिखें। तो अगला सेंटेंस में डिटरमाइनर्स, प्रोनाउन, कनेक्टर, कंक्लूजन के शब्दों की मदद से सेंटेंस अरेंजमेंट या पारा जम्बल्ड में सेंटेंस बढ़ाते हैं, उसके लिए इन पर ध्यान देना चाहिए। तो एक एडिटोरियल पैसेज, सेंटेंस अरेंजमेंट, पारा जम्बल्ड और रैपिड फिलर या फिर सिंगल फिलर या डबल फिलर या क्लोज टेस्ट, इन सब का बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट होता है। अगर हम इसे एक करने की आदत डालें तो हमारी इंग्लिश में कॉन्फिडेंस बहुत ऊंचा और अच्छे लेवल तक जा सकता है। दोज हमारा पहला शब्द है, सब्जेक्ट मारें। आगे आ रहा है आर, पहले देखिए आगे वर्ब है कि नहीं है, तो ये वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। लुकिंग टू रीलोकेट, टू प्लस V1,
क्या रिलोकेट तो नहीं आया, फ्रॉम चाइना टू इंडिया। अब हम इसकी हिंदी करें तो सबसे पहले स्पेशली से लेके दोस्त तक कर दें, क्योंकि आर से सेंटेंस के लास्ट तक को हम प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट हमेशा उल्टा से चलता है, तो पहले सब्जेक्ट को करते हैं। स्पेशली छूटा हुआ हिंदी इसका, स्पेशली दोज आर लुकिंग टू रीलोकेट फ्रॉम चाइना टू इंडिया। स्पेशली वे चीन से भारत स्थानांतरित होना चाह रहे हैं। लुक, अब लुक मतलब देख रहे हैं, ऐसा नहीं हो। पैसेज के संदर्भ में यहाँ चाहना का सेंस है, चाह रहे हैं कि हम चाइना से कहीं दूसरी जगह जाएं। क्यों? भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है। अब इस मार्केट को इग्नोर करके कोई भी कंपनी नहीं चाहेगा कि रहे, इसलिए ऐसा पिच तैयार किया जा रहा है, ऐसा कह रही है सरकार। अगला सेंटेंस, दिस टैग। अब टैग का मीनिंग क्या है? कारण कि टैग पिछले सेंटेंस में चर्चा नहीं, तो क्या यह कोई ऐसा भाववाचक शब्द है? तो सबसे पहले टैग को देख ले। टैग का मतलब होता है कील या नीति। कह रहा है इथिक्स, पॉलिटिक्स, डॉगमा, ओरिएंटा। अगला कह रहा है कंसिस्टेंट, संगत, जुड़ाव, यानी एक साथ जुड़ना। कॉम्पेटिबल, रिलेवेंट, कोहेरेंट, लॉजिकल। कोहेरेंट अच्छा खासा पूछा गया है। इसी तरह से बात करें तो कंसिस्टेंट कॉमन वर्ड है, लेकिन इसका एक सिनोनिम्स यहाँ जो कोहेरेंट है, ये काफ़ी पूछा जाता है, इसे ध्यान रखोगे। आगे कह रहा है सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब होता है सहयोग। सिनर्जी प्लूरल फॉर्म में, सिनर्जी इसका सिंगुलर फॉर्म में, सहयोग या तालमेल। क्या? तो टीम वर्क, अलायंस, कोएक्शन, हार्मनी और सिम्बोसिस। अगला शब्द कर रहा है एस्केलेट। एस्केलेट मतलब होता है तीव्र करना, खराब करना। क्विकन, शार्पेन, इंटेंसिफाई, किसी मुद्दा को बढ़ा चढ़ा करके पेश करने का भाव देता है। एग्जर्वेट, एग्जर्वेट मतलब होता है किसी का गुस्सा को बढ़ा देना। इसी तरह से हो रहा है फ्यूड का मतलब होता है झगड़ा, एनिमिटी या एनिमोजिटी। ये हमारा सिनोनिम्स है इसका। अब यह टेक, सौदा, कोई नीति हो जो पीछे चर्चा किया गया, किस नीति को, एफडीआई को कैसे अट्रैक्ट करना, उस नीति की बात कर रहा है। दिस टैग पहला शब्द है, ये सब्जेक्ट। ईज के बाद कोई आईएनजी या ईडी नहीं है, तो ईज को वर्ब कहो, इसको ऑब्जेक्ट कहो। वेद यहाँ प्रीपोजिशन है। रिसेंट इनिशिएटिव्स नाउन आता है, नाउन है के पहले ये एडजेक्टिव है और ये हमारा प्रीपोजिशन। इनिशिएटिव के बाद यहाँ रहा 2+V1, तो 2+V1 के बाद एक नाउन आता है, इसलिए एक नाउन आया है। के बाद आगे बात करें तो विद फिर प्रीपोजिशन है और इसके बाद भी एक नाउन आ रहा है, के पहले यह एडजेक्टिव है। आगे कर रहा है इंक्लूडिंग जापान, तो इंक्लूडिंग ये भी प्रीपोजिशन है और के बाद जापान है, ये नाउन है। अब तुम कहोगे इंक्लूडिंग V4, नहीं जी, डिक्शनरी जाकर के अभी देख लेना, इंक्लूडिंग प्रीपोजिशन भी। आगे कह रहा है एज, तो आगे जब भी इस तरह का शब्द है आगे देख लो कि सब्जेक्ट वर्ब आया है कि नहीं, तो यहाँ पर कह रहा है वर्ब कास्ट। अब वर्ब आया है, इसके कारण इस एज को कंजक्शन कहें। ये सेंटेंस यहाँ तक आ चुका है। अब सबसे पहले हम इसको हिंदी, यह सौदा, यह नीति, यानी जो पीछे की बात थी ये वो, यह सौदा सब्जेक्ट है हमारा। जैसे ही वर्ब लिखे सेंटेंस का लास्ट जाना है, सेंटेंस हमारा यहाँ तक है, तो जापान सहित अदर इकोनॉमीज, अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ, विद सप्लाई चेन सिनर्जी, आपूर्ति श्रृंखला की तालमेल को एक्सप्लोर, को पता लगाने के लिए रिसेंट इनिशिएटिव, नई पहल के अनुरूप है। तो हम इसे आसानी से कर सकते हैं जी, बड़ा आसान तरीके से इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट, एज को हमने कंजक्शन माना था, एंड एस्केलेटिंग बॉर्डर फ्यूड, ये नाउन है जी, कि पहले ये बॉर्डर नाउन भी है और ये एडजेक्टिव भी है, यहाँ एडजेक्टिव कहलाएगा। एस्केलेटिंग भी पार्टिसिपियल एडजेक्टिव है, के बाद कॉस्ट है, यहाँ ये वर्ब कहलाएगा। और शैडो हमारा ऑब्जेक्ट है।
ओवर हमारा प्रीपोजिशन है, के बाद नाउन आ रहा है, इंडियाज इकोनॉमिक एंड ट्रेड टाइज विद प्रीपोजिशन है इट्स नॉर्दर्न नेबर। क्योंकि एन एस्केलेटिंग बॉर्डर फ्यूड, बढ़ते सीमा विवाद, सब्जेक्ट हो गया सीमा विवाद या लड़ाई, अभी लड़ाई नहीं हुआ, अभी विवाद है। कास्ट वर्ब है, तो जब भी वर्ब मिले तो हम लास्ट में जाते हैं। लास्ट क्या है? इट्स नॉर्दर्न नेबर, किसके नॉर्दर्न नेबर? तो जो पिछले सेंटेंस में चल रहा है इंडिया। इट्स नॉर्दर्न नेबर, अपने उत्तरी पड़ोसी, विद के साथ, इंडियाज इकोनॉमिक एंड ट्रेड टाइज, भारत के आर्थिक और व्यापारिक संबंधों, क्लियर, संबंधों के ऊपर शैडो कास्ट एक फ्रेज है, मतलब होता है प्रभाव डालना। तो ये फ्रेज है, हर तो है ही, लेकिन ये फ्रेज भी है। कास्ट शैडो मतलब प्रभाव डालना, बुरा प्रभाव डालना का सेंस में है, तो प्रभाव डालेगा। कभी भी पेपर में प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा रहता है, उसको फ्यूचर फॉर्म समझना चाहिए। अगला सेंटेंस, द रीजनिंग नाउन है, सब्जेक्ट बना। अपीयर्स वर्ब है। टू बी के बाद दैट आ रहा है, दैट को देखना होगा कि आगे सब्जेक्ट वर्ब आ रहा है क्या, तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब आ रहा है। सब्जेक्ट वर्ब आ चुका है तो इसको कंजक्शन कहना पड़ेगा। अब इसके बाद अ फ्यू मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेज हमारा सब्जेक्ट है, यानी यह सेंटेंस यहीं तक। यह तर्क प्रतीत होता है कि इफ इवन अ फ्यू मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेज, अगर अ फ्यू मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेज यानी मल्टीनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन से कंपनीज हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, कैन बी ड्रॉन, पैसिव में है। अब एक्टिव पैसिव का कंसेप्ट क्या है? रखा गया नाउन इस कार्य को करे तो एक्टिव वॉइस, रखा गया नाउन इस कार्य को नहीं करे तो पैसिव वॉइस। कैन बी ड्रॉन, तो कौन ड्रॉन कर रहा है? मोदी जी। यहां पर पैसिव इसीलिए रखा गया। कैन बी ड्रॉन टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग बेसेस either by shifting facilities or as a new additional plants। ये can be done हमारा verb है, 2 + V1 से लेकर के यहाँ तक एक कॉम्प्लीमेंट है। देखो यहाँ कॉमा डाल रहा है, either यहाँ लगा रहा है, फिर यहाँ पर इस नाउन के लिए कॉम्प्लीमेंट लगा रहा है। तो either by shifting facilities or as a new additional plant के बाद देन आ रहा है, यहाँ फिर एक सेंटेंस शुरू हो रहा है, इसलिए हम इसको छोड़ दें, यानी यह सेंटेंस हमारा देन तक है। ऐसे सेंटेंस को आप शायद अपने से कन्वर्ट करने में आपको दिक्कत होती होगी, तो कैसे करते हैं? यदि कुछ बहुराष्ट्रीय उद्यमियों, इफ इवन अ फ्यू मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेज, यदि कुछ बहुराष्ट्रीय उद्यमियों, अब यहाँ चले, यहाँ या कैसे है, तो यहाँ देखो शब्द आ रहा है, या तो सुविधाओं को स्थानांतरित करने, आइदर बाय शिफ्टिंग फैसिलिटीज, तो या तो सुविधाओं को शिफ्ट करते हुए, स्थानांतरित करने करके, या और एज न्यू एडिशनल प्लांट, और नए अतिरिक्त संयंत्रों के रूप में, ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉमा डाले। मैन्युफैक्चरिंग बेसेस, विनिर्माण आधार स्थापित करने को तैयार किया जा सकता है, कैन बी डॉन, को तैयार किया जा सकता है, कैन बी डॉन यानी उनको लाया जा सकता है, ऐसा उनके लिए ड्रॉ किया जा सकता है, ऐसा कही। देन टाइम का कंजक्शन है, आगे बढ़े, नॉट ओनली। अब सुनो, कोई भी एडवर्बियल कंजक्शन सेंटेंस में यूज हो, यानी सेंटेंस की शुरुआत से शुरू हो, तो हमेशा इसका हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का स्ट्रक्चर होता है। कोई भी एडवर्बियल कंजक्शन सेंटेंस की शुरुआत करे
तो हमेशा अगले सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब किसी भी टेंस में रहे का हेल्पिंग वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट के पहले रखना चाहिए। नॉट ओनली डज द इंडियन इकोनॉमी स्टैंड, ये इंडियन इकोनॉमी हमारा सब्जेक्ट है जी, कि पहले डज आया है तो क्यों आया, तो नॉट ओनली के कारण। नॉट ओनली एडवर्बियल कंजक्शन है, याद रखना, के साथ बट ऑल्सो फिक्स्ड होता है। आगे बढ़ो, स्टैंड वर्ब है टू गेन एफडीआई न्यू जॉब्स एंड टैक्स रेवेन्यूज, कंजक्शन है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है दोनों। यहां आ रहा है बट इट ऑल्सो, इट किसके लिए आ रहा है, तो कह रहा है इंडियन इकोनॉमी। इट ऑल्सो मेक्स अ स्टेटमेंट, यहां कह रहा है कैन बी ड्रॉन, एक आकार दी जा सकती है, तो इस सेंस में यहां पर स्टेटमेंट आ रहा है। अब हिंदी कैसे करें, न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था, नॉट ओनली इंडियन इकोनॉमी, इस हेल्पिंग वर्ब का सेंस नहीं होता है, क्या क्यों नहीं लगाते इसे, न तो न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था, ये सब्जेक्ट है। अब ये सेंटेंस कहाँ गया, तो यहाँ से बट के बाद उधर एक अलग सेंटेंस है, तो ये यहाँ तक है, तो इसमें कंजक्शन जुड़ा हुआ है। अब क्या करते हैं, तो यहाँ से शुरू करते हैं कंजक्शन, क्योंकि ये लास्ट से कंजक्शन राम, राम एंड मोहन, इसका हिंदी क्या कहते हैं, राम और मोहन। इसी तरह से कंजक्शन के केस में तो सबसे पहले एफडीआई न्यू जॉब्स और टैक्स रेवेन्यू गेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए खड़ा होगी, बल्कि बट ऑल्सो, बल्कि यह एक तर्क भी देगी, यानी एक ड्रॉन की गई है, वो एक तर्क भी देगी कि ऐसा कुछ होता है तो हम एफडीआई भी बढ़ेंगे तो जॉब्स भी क्रिएट होगा, ये सेंस में यह कह रहा है। क्लियरली पहला शब्द है, सेंटेंस के पहले सेंटेंस क्वालिफायर ऑफिशियल्स हमारा सब्जेक्ट है, मस्ट हैव हेल्पिंग वर्ब है, एडवाइस्ड वर्ब है, मिस्टर मोदी ऑब्जेक्ट है, दैट आ रहा है, के बाद यहाँ फिर एक सब्जेक्ट वर्ब आ रहा है तो दैट कंजक्शन हो। यहाँ से यहाँ तक पहले हिंदी कर लें। स्पष्ट रूप से ऑफिशियल्स ने, जो सरकार के लोग हैं, मोदी को एडवाइस कि यूएस बिजनेस सब्जेक्ट है, वर्ब हमारा वर्ब है, द आइडियल टारगेट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ गिवन क्या है, तो कभी भी इसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं, ना इसके पहले हेल्पिंग वर्ब है, ना कोई सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो चुका है, तो ये V3 हमारा पार्टिसिपल है। अब यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्या, तो यहाँ द लगा है, तो किसी आर्टिकल के पहले तो एडजेक्टिव नहीं आता है। इस तरह के शब्द को वर्बल प्रीपोजिशन कहते हैं जी। अच्छे ग्रामर्स के बुक में देखोगे तो ये कहते हैं, लोग केवल पार्टिसिपल कह करके परेशान करते हैं। गिवन द वर्सनिंग रिलेशनशिप बिटवीन प्रीपोजिशन वाशिंगटन एंड बीजिंग एंड the ongoing trade standoff between world's two largest economies। अब हिंदी करें तो यूएस बिजनेस सब्जेक्ट है, तो यूएस की बिजनेसेस ने स्पष्ट रूप से अधिकारियों ने मोदी को सलाह दी होगी कि अमेरिकी व्यवसाय, अब यहाँ पर वर्ब आ रहा है तो हमेशा लास्ट में चले, तो दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच चल रहे व्यापारिक गतिरोध, ऑनगोइंग ट्रेड स्टैंड ऑफ को देखते हुए और वाशिंगटन और बीजिंग के बीच बिगड़ते हुए रिश्ते आइडियल टारगेट थे। ऑन द फेस ऑफ इट प्रीपोजिशन है जी, नाउन जोड़ रहा है, कॉम्प्लीमेंट मानो, द अप्रोच हमारा सब्जेक्ट है, सिंस वर्ब है, इनआर्गुएबली सॉन्ग ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ फुल स्टॉप है, तो इसकी हिंदी करें। ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब होता है प्रत्यक्षतः दिखने वाले, फ्रेजल मोड में होता है, पेपर का एक टर्म्स है, इसको अक्सर यूज करते हैं, ये पेपर का
माइकल स्वान में करीब करीब 400 वर्ड्स है, इसका कलेक्शन आप देख लीजिए। द अप्रोच सीम्स इनआर्गुएबली साउंड, दृष्टिकोण अप्राकृतिक लगती है। क्यों? टॉपिक का हेडलाइन था कि एफडीआई को सरकार आकर्षित कर रही है, लेकिन पॉलिसी स्टेबिलिटी जब तक नहीं होगा तब तक नहीं आएंगे। तो इसका दूसरा पक्ष, द रब हमारा सब्जेक्ट है, हाउएवर आ रहा है, हाउएवर के पीछे आगे देखो कॉमा है। यह एक प्रकार का एडवर्बियल कंजक्शन है जी, लेकिन हम इसे एडवर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। जब भी एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं तो इसके आगे पीछे कॉमा होता है। अगर यह कंजक्शन होगा तो हमेशा सेंटेंस के पहले होगा और उसके बाद सेंटेंस शुरू होगा, और जब भी सेंटेंस के पहले होगा तो हाउएवर के बाद हमेशा एक एडजेक्टिव या एडवर्ब को प्लस किया जाता है। यानी उसका स्ट्रक्चर है कि जब हाउएवर सेंटेंस की शुरुआत करेगा तो इसके साथ एक एडजेक्टिव या एडवर्ब होना चाहिए। अगर हम मेरे पास एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं है तो इस सिचुएशन में हमेशा सब्जेक्ट के बाद रख देते हैं और उसके आगे पीछे कॉमा लगा करके उसको पैक कर देते हैं। यानी ये हमारा सब्जेक्ट है। द रब हाउएवर टाइज वर्ब है। इन द गवर्नमेंट्स रिसेंट आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव ऑफ मेकिंग इंडिया मोर सेल्फ रिलायंस, क्या अब इसका? तो ये हमारा सब्जेक्ट है जी, ये वर्ब है, प्रीपोजिशन के साथ ये जुड़ा है कंप्लीमेंट, यहाँ अपोस्ट्रोफी के साथ लगा हुआ है तो यहाँ तक आ गया, फिर प्रीपोजिशन से जोड़ रख लो, करना कुछ नहीं। द रब का हिंदी की, अब रब मतलब होता है भीषण, रबर, रब। तो हालांकि सरकार की हालिया आत्मनिर्भर भारत की पहल, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निहित है। हालांकि यह रब यानी जो ये चल रहा है ये डिस्कशन, क्योंकि बार बार सरकार आत्मनिर्भर कर रही, तो ही कहना चाह रहा है कि बार बार जो ये आत्मनिर्भर की बात हो रही है उसी को हालांकि कह रहा है कि भारत को सेल्फ रिलायंट बनाने के आत्मनिर्भर भारत अभियान की सरकार की हाल की आत्मनिर्भर बनाने की इनिशिएटिव से जुड़ा हुआ दिखता है, से निहित है, से जुड़ा हुआ है के सेंस में यह आ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, ओवर द डिकेड, प्रीपोजिशन प्लस टाइम, इट सब्जेक्ट है, हैज बीन एस्टेब्लिश्ड पैसिव फॉर्म में वर्ब है, दैट आ रहा आगे, सेंटेंस है, इसके बाद सब्जेक्ट हो गया। ओवर द डिकेड, दशकों से, इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड, यह सिद्ध होता है कि ग्लोबल एफडीआई, वैश्विक एफडीआई निवेशक, प्रायोरिटाइज, अब यहां के बाद एंड आ रहा है, ये एंड आ रहा है तो ये कंजक्शन है जी, और यहां भी वर्ब है, यहां भी वर्ब है, यानी इसका सब्जेक्ट ये है और इसका भी सब्जेक्ट ये है। ग्लोबल एफडीआई इन्वेस्टर्स प्रायोरिटाइज, ग्लोबल इन्वेस्टर्स आर इवन विलिंग, यानी दो सेंटेंस को, दो प्रेडिकेट को जोड़ रहा है कंजक्शन। तो ग्लोबल एफडीआई इन्वेस्टर्स प्रायोरिटाइज, ग्लोबल वैश्विक एफडीआई निवेशक प्राथमिकता देंगे और आर इवन विलिंग टू पे अ प्रीमियम फॉर द पॉलिसी, यहां आर इवन विलिंग, आर वर्ब है, इवन विलिंग हमारा ऑब्जेक्ट है, विलिंग एडजेक्टिव है जी, टू पे कंप्लीमेंट, a premium for policy stability and largely barrier-free access to local and international market। तो ग्लोबल एफडीआई इन्वेस्टर प्राथमिकता देंगे लोकल और इंटरनेशनल पहुंच, लोकल और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के लिए एक्सेस मतलब पहुंच, लार्जली बैरियर फ्री,
पूर्णतः बैरियर से मुक्त, पॉलिसी की स्थिरता, पॉलिसी एक होना चाहिए, और लार्जली बैरियर फ्री, पूर्णतः बैरियर फ्री होने के लिए एक प्रीमियम, यानी एक हो सकता है कि एक मुश्त कोई प्रीमियम तय हो सरकार के द्वारा, कर पे करने के लिए भी इच्छुक होंगे, इच्छुक आर इवन विलिंग, इच्छुक होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमेशा फ्यूचर फॉर्म में होता है, कभी भी पेपर में ये ध्यान रखना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखने पर आपका स्टेटमेंट थोड़ा सा हौच पौच लगेगा, इसलिए जब भी पेपर में प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखे आप उसको फ्यूचर फॉर्म में चेंज कीजिए, क्योंकि पेपर एक दिन पीछे का होता है और ऐसा पेपर का कंसेप्ट है कि आगे का चीज़ों को हमेशा सर्टेन फ्यूचर मान करके प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में बताएं। आपकी हेल्प मुझे ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम मिले, यही मेरी इच्छा होगी। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक।